दोस्तों, मैं अक्षय भट्ट और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे वीडियो के नीचे कि ये क्रिप्टो माइनिंग क्या है या फिर बिटकॉइन को कैसे माइन किया जाता है। आपने सुना होगा कि बड़े बड़े फार्म्स लगाए जाते हैं, मशीन इक्विपमेंट लगाए जाते हैं और बिटकॉइन को माइन किया जाता है और माइन करने के बाद उनको प्रॉफिट मिलता है और उससे वो पैसे कमाते हैं। बहुत सारे दोस्त ये सवाल कर रहे थे, तो मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही आसान भाषा में पीपीटी के ज़रिए ये समझाने का प्रयास करूँगा कि आखिर ये काम कैसे करेगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो घबराने की बात नहीं है, आप साथ बने रहें, एक भी पॉइंट छोड़े नहीं, क्योंकि अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। पूरा का पूरा जानकारी लेंगे तो आप किसी भी क्षेत्र में या किसी भी चीज़ में अच्छा कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप शुरू के दो स्लाइड देख करके खुश हो जाएं और आगे बढ़ जाएं, नहीं, बाकी सभी चीज़ें इसके बारे में जानना है, प्रॉस कॉन्स एवरीथिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, क्रिप्टो माइनिंग कैसे किया जाता है, इसका क्या प्रॉफिट है, किस तरह से इसमें प्रॉफिट कमाया जाता है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसमें क्या क्या चीज़ें उपयोग किया जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम आज सीखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक फ़ोटो मैंने दिखाया है, ये बिटकॉइन है और एक मजदूर है जो माइन कर रहा है, खोद रहा है। ऐसा कुछ होता नहीं, बट मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा दिया, ऐसे खोदना नहीं होता है। पहले हम जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। बिना क्रिप्टो करेंसी जाने हम बिटकॉइन के बारे में क्या ही जान पाएंगे। जब बिटकॉइन के बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे तो उसके माइनिंग के बारे में हम क्या जान पाएंगे। तो पहले हमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना है। तो मैंने थोड़ा सा इसकी व्याख्या लिखा हुआ है कि एक डिजिटल पैसा है जो सिर्फ इंटरनेट पर होता है। एक डिजिटल पैसा है जो सिर्फ इंटरनेट पे होता है, मतलब उसे फिजिकली नहीं निकाला जा सकता है या फिर प्रिंट नहीं किया जा सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल फॉर्म में रहेगा और इंटरनेट पर ही रहेगा, मतलब फिजिकल रूप में उसे नहीं प्रिंट कर सकते हैं। फिर क्या लिखा है मैंने, इसका कोई नोट या सिक्का नहीं होता, वही चीज़ जो मैंने लिखा हुआ है। ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है, बैंक या गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। ये बहुत बड़ा चीज़ है, आपको ये जानने का जरूरत है। जैसे कोई भी पैसा या रुपए हो या किसी भी चीज़ में करेंसी हो, कोई भी करेंसी बोला जाए, तो उसका कंट्रोल किस पे हो, उस पर कंट्रोल होता है बैंक का, आरबीआई का या फिर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। लेकिन ये एक ऐसा है, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी होती है जिसमें ना ही बैंक होता है, बैंक नहीं होता, ना आरबीआई या फिर जो भी उस देश में जहाँ क्रिप्टो चलता है वहाँ की ना कोई सेंट्रलाइज बैंक काम करता है और ना ही गवर्नमेंट काम करती है। यहाँ किसी का कोई रोल नहीं होता, बल्कि जो माइनर होते हैं, माइनर जो माइन करते हैं, वही उनके बैंक होते हैं और वही ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। मैं ये चीज़ें आगे आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो पहले चीज़ तो आपको ये समझने का है कि इसमें ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है, मतलब ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी किसी के कंट्रोल में नहीं होता, ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है। ना बैंक कंट्रोल कर पाती है, ना गवर्नमेंट कंट्रोल कर पाता है, ना ही कोई अथॉरिटी, यहाँ तक कि जिसने उसका सप्लाई किया हुआ होता है वो भी उसको कंट्रोल नहीं करता, किसी के हाथ में नहीं होता, डिसेंट्रलाइज्ड होता है। ठीक है, अभी आगे देखिए, क्योंकि इसमें जो माइनर होते हैं वही इनके ब्लॉकचेन को वेरीफाई करते हैं, वही ट्रांजैक्शन प्रोसेस को पूरा करते हैं। मैं आगे आपको दिखाता हूँ, इसके बारे में समझाऊंगा, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो आप लोग समझ गए हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी वैसा डिजिटल करेंसी है जो फिजिकल रूप में नहीं है। सेकंड चीज़ क्या है, यह डिसेंट्रलाइज होता है और इस पर किसी गवर्नमेंट या बैंक का कोई अधिकार नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, बिटकॉइन है, इथेरियम है, डॉग कॉइन है, एक नया पे पाई कॉइन है, फिर रूबी कॉइन है, फिर लविश चौधरी का जो TLC कॉइन है वो भी इसी में आता है, चाहे TLC 1.0 हो या TLC 2.0 हो। अभी खबर मैंने अपने पिछले वीडियो में ये भी बताया कि लविश चौधरी डिजिटल माइनिंग का जो है वो अपना फार्म लगाया हुआ है। तो उस फॉर्म के बारे में भी, वो कैसे माइन करेगा, कैसे आपको प्रॉफिट देगा, इसके बारे में जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा कि आखिर वो काम कैसे करेगा। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि वो काम कैसे करेगा, इसलिए मैंने उसको समझाने के लिए, लविश साहब का जो नया फॉर्म्स है उसके बारे में बताने के लिए मैं आपको एक वीडियो सामने लेकर आ गया।
अब समझते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्टार्टिंग में समझना है, तब जाके आपको आगे चीज़ें समझ में आएगा। एक क्रिप्टो करेंसी समझ गए आप। अब ब्लॉकचेन क्या होता है बाबू, ये भी समझ लो। तो इसको बहुत ही आसान भाषा में समझाने का मैंने प्रयास किया है कि ब्लॉकचेन होता क्या है। आपने सुना होगा क्रिप्टो में ब्लॉकचेन पे काम करता है, ब्लॉकचेन बेस्ड होता है, ब्लॉकचेन पे बहुत लोग बोलते रहते हैं ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन, आखिर होता क्या है। तो आज मैं आपके सामने इसको एकदम शॉर्ट और ईजियर भाषा में लेके आया हूँ, जो ईजिली समझ में आए, जिसको कुछ नहीं आता वो भी समझ जाएगा। तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल रजिस्टर है, बही खाता। ब्लॉकचेन क्या है बाबू, एक डिजिटल रजिस्टर है। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए एक रजिस्टर हो गया, ये उसके पेजेस हो गए, ठीक है, इतना तक समझ गए आप। तो इसमें जो प्रत्येक पेज हो गया ना, उसको बोलते हैं ब्लॉक। जो एवरी पेज है, जैसे एक पेज में बहुत सारी लाइनें होती हैं, इस तरह की लाइनें होती हैं, एक पेज में ढेर सारी लाइनें होती हैं। तो जो ये लाइनें होता है, ये ट्रांजैक्शंस होते हैं। ये क्या होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है। और ये बहुत सारी लाइनें जब मिल जाती हैं तो एक पेज बन जाता है। जो एक पेज होता है, इस एक पेज को क्या कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक पेज को ब्लॉक कहते हैं, लेकिन रजिस्टर में एक पेज तो होता नहीं, उसमें तो ढेर सारे पेजेस होते हैं, एक के बाद एक। तो जब बहुत सारे पेजेस मिलते हैं तो वो बोलते हैं उसको रजिस्टर, और इसमें क्या बोलते हैं, क्रिप्टो की भाषा में चैन बोलते हैं। और यही दोनों मिलके क्या बनाता है, ब्लॉकचेन। तो कैसे हो गया, ब्लॉकचेन पूरा का पूरा एक रजिस्टर है जिसका एक पेज ब्लॉक कहलाता है, और बहुत सारे पेज जब मिल जाते हैं तो उसे चेन कहते हैं, ठीक है। और पेज में जो बहुत सारी लाइनें होती हैं, उसी प्रकार से एक ब्लॉक में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए ब्लॉकचेन क्या होता है। मैं नीचे लिखा हुआ भी आपको बढ़िया से पढ़ के समझा देता हूँ क्या है। ब्लॉक एक डिजिटल रजिस्टर है, मैंने समझा दिया है, बही खाता है। अच्छा, हर ट्रांजेक्शन एक ब्लॉक में रिकॉर्ड होती है, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन जो है एक पेज में रिकॉर्ड होती है। मैंने ब्लॉक किसको बताया, एक पेज को ब्लॉक बताया। तो हर एक ट्रांजेक्शन जो है एक पेज में रिकॉर्ड होती है। ये ब्लॉक एक चैन की तरह जोड़ते हैं, जैसे रजिस्टर में एक पेज के बाद दूसरा पेज, दूसरा पेज के बाद तीसरा पेज, तीसरा के बाद चौथा पेज, ऐसे जोड़ते हैं ना, उसी प्रकार से जोड़ते हैं। तो ये ब्लॉक और चेन जुड़कर ब्लॉक चेन बना देते हैं। समझ में आया ना आपको। यहाँ तक ये मैं मीनिंग बता रहा हूँ, वर्ड का मीनिंग वो आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आगे की चीज़ें भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ये ब्लॉक चेन बन गया। फिर है क्या, ब्लॉकचेन का क्या करता है, काम क्या है उसका। तो डाटा सिक्योर हो जाता है, ट्रांसपेरेंट होता है, बदलना मुश्किल, मतलब ट्रांसपेरेंट और बदलना मुश्किल होता है। मतलब इसमें क्या है कि डाटा जो भी सेव होते हैं वो 100% सिक्योर हो जाते हैं। ट्रांसपेरेंट, उसको आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, और कोई इसे आसानी से बदल नहीं सकता है। एक बार जो ब्लॉक बन गया और जो चेन क्रिएट हो गया, उसको बहुत मुश्किल से डिकोड करके बदला जा सकता है, मतलब बहुत आसानी से। जैसे मान लो नोट की गड्डी ऐसे रखी हुई है और उस गड्डी में से एक नोट ऐसे कोई निकाल के कोई दूसरा नोट उसमें डाल दिया, इतना ईजी नहीं है, बहुत ही मुश्किल है ऐसा करना। तो ब्लॉकचेन बहुत ही सिक्योर टेक्निक है, बहुत ही सिक्योर टेक्निक है, जिस पे क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है। क्रिप्टो करेंसी किस पे बेस्ड है, तो ब्लॉकचेन पे बेस्ड है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन घबराना नहीं है, पूरा का पूरा सीख के ही यहाँ से जाना है, ठीक है। अब माइनिंग का अर्थ होता है बेटा खोदना। जैसे स्टार्टिंग में मैंने दिखाया कि एक मजदूर जो है वो खोद रहा है। तो माइनिंग होता कैसे, क्या प्रोसेस है, उसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तो माइनिंग का मतलब है खोदना, लेकिन यहाँ कोई कुदाल और खुरपी लेके थोड़ी ना कोई खोद रहा है, ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा। तो होता कैसे है, माइनिंग में क्या होता है समझिए, ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करके ब्लॉक चेन में ऐड करना। माइनिंग में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक BTC का ट्रांजैक्शन कर दिया कहीं पे, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है, इसका कोई बैंक नहीं है, ना किसी का कंट्रोल है। तो एक BTC कॉइन मैंने बेच दिया, सपोज मैंने सेल कर दिया। तो इस अब मान लीजिए बैंक में कोई ट्रांजैक्शन, जैसे मान लीजिए बैंक में आप निफ्ट करते हैं, IMPS करते हैं, या कुछ भी UPI करते हैं, तो आपका पिन वगैरह वेरीफाई करता है ना, वो कुछ भी वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने के बाद सामने वाला के अकाउंट वेरीफाई करता है, फिर उसमें पैसे जाते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं, ना बैंक है, ना कोई अथॉरिटी है, कुछ भी नहीं है, तो ये काम कैसे करेगा। तो बैंक और अथॉरिटी का जो काम है यहाँ पे माइनर करता है। कौन करता है,
माइनर करता है। अब ये सेल कर दिया, सेल करने के बाद ये किसके पास आ गया, माइनर के पास। अब माइनर इसको क्या करेगा, माइनर इसको करेगा वेरीफाई, और वेरीफाई करके ब्लॉकचेन में क्रिएट करेगा, और उसके बाद उसका जो कॉइन है वो सेल हो जाएगा। ये है प्रोसेस, ठीक है। लेकिन इस प्रक्रिया में एक BTC कॉइन बेचने के लिए कुछ फ़ी लगता है, मान लीजिए कोई फ़ी लगता है, वो फ़ी हो गया, और प्लस ये जो वेरिफिकेशन करेगा, ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करेगा, उसके बदले एक कॉइन जनरेट होता है, BTC कॉइन जनरेट होता है, और BTC कॉइन जनरेट होने के बाद ये जो माइनर है उसके वैलेट में जाता है, और यही उसका प्रॉफिट हो जाता है। मतलब यही बैंक का काम कर रहा है, यही उसका प्रॉफिट हो जाता है। तो आगे की चीज़ें समझते हैं। थोड़ा चीज़ें मैं बता रहा हूँ, हल्का हर एक चीज़ को पार्ट बाई पार्ट तोड़ के मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग इसको समझें। आगे क्या लिखा है मैंने, एक काम पावरफुल कंप्यूटर्स करते हैं। सभी कंप्यूटर्स के बस की चीज़ें नहीं, कोई लैपटॉप आप खरीद ले और उससे BTC माइन करने लगे तो बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी का BTC माइन होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन बहुत ही मिनिमम क्वालिटी का, और बहुत ही क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में BTC माइन होगा, ठीक है। क्योंकि उसके लिए पावरफुल कंप्यूटर्स ही चाहिए, तब जाके मैक्सिमम से मैक्सिमम BTC माइन किया जा सकता है। माइनर को रिवार्ड मिलता है, कमाते कैसे हैं, तो माइनर को रिवार्ड मिलता है। अब रिवार्ड कमाते कैसे, मैंने बताया ना, जब वो ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करता है तो उसको नया बिटकॉइन मिलता है, ब्लॉक रिवार्ड्स। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे सब पूछते हैं, जिसका जिक्र मैंने आगे भी कर रखा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र मैं कर देता हूँ कि नया बिटकॉइन कैसे मिल जाएगा। बिटकॉइन की सप्लाई तो लिमिटेड है, तो नया बिटकॉइन कैसे मिल जाएगा। तो बिटकॉइन की टोटल सप्लाई जो है 21 मिलियन है, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। 21 मिलियन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए नया कॉइन क्रिएट होते हैं, और वो किसको मिलता है, माइनर को मिलता है। प्लस में ट्रांजेक्शन फीस, अगर एक BTC सेल किया गया या फिर एक BTC खरीदा गया, बिटकॉइन खरीदा गया, तो उसके ट्रांजेक्शन फीस लगते हैं, और वो फीस किसकी होती है, वो माइनर की होती है, जो माइन कराता है उसकी होती है। तो यही उसका प्रॉफिट होता है। आपके सामने एक मैंने छोटा सा वो इंस्ट्रूमेंट वगैरह दिखाया हुआ है, ये माइनिंग इंस्ट्रूमेंट हैं सब ये सारे, और ये डॉलर में माइनिंग हो रहा है, दिखा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन लेकर मैं सामने आया हूँ कि नया बिटकॉइन बनता कैसे है। जैसे कि मैंने थोड़ा सा इसका जिक्र किया अभी पहले कि सप्लाई तो मतलब निश्चित है, सप्लाई तो ऐसा नहीं है कि जितना मन करे उतना बन गया, जितना मन करे उतना सेल कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। सप्लाई लिमिटेड है, तो लिमिटेड सप्लाई जब है तो नया बिटकॉइन कैसे बन रहे हैं, कैसे जनरेट होते हैं नया बिटकॉइन, तो उसी को समझाने का मैंने इस स्लाइड में प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं। इसमें मैंने क्या लिखा कि बिटकॉइन का मैक्सिमम सप्लाई कितना है, 21 मिलियन कॉइन्स है। बिटकॉइन का कितना टोटल सप्लाई है बाबू, 21 मिलियन कॉइन्स, इसको ध्यान रखना है। इससे ज़्यादा बिटकॉइन जो है सप्लाई नहीं हो सकता है, ना कि जनरेट हो सकता है। लेकिन अभी तक सारे कॉइन्स मिलने नहीं हुए हैं, अभी सारे के सारे कॉइन जो है सप्लाई नहीं हुए हैं, इसलिए नया कॉइन जनरेट होता है ब्लॉकचेन पर। समझ में आया ना आपको। अभी पूरा का पूरा सप्लाई नहीं होगा, पूरा का पूरा सप्लाई हो जाएगा तो इनको सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन फ़ी मिलेगा। जो ट्रांजेक्शन फ़ी जो बेचने और सेल करने में जो फ़ी देना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ वो फ़ी मिलेगा, नया बिटकॉइन नहीं मिल पाएगा क्योंकि सप्लाई ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी पूरा का पूरा सप्लाई नहीं हुआ है। आगे की चीज़ें देखिए क्या लिखा है। जब भी एक ब्लॉक सॉल्व होता है, एक पूरा का पूरा ब्लॉक मतलब एक ट्रांजेक्शन का पूरा पेज, एक डिजिटल रजिस्टर का पूरा पेज जो है जब सॉल्व कर दिया जाता है किसी माइनर के द्वारा, पूरी तरह से वेरीफाई कर दिया जाता है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली नया बिटकॉइन जनरेट कर देता है। तो क्या करता है, ब्लॉकचेन पर एक नया BTC जनरेट हो जाता है, और वो BTC किसके वैलेट में जाता है, जो माइन करता है उसके वैलेट में जाता है। फिर मैंने आगे की चीज़ें क्या लिखा हुआ है, ये नया कॉइन माइनर को रिवार्ड के रूप में मिलते हैं। ये नया कॉइन क्या होता है, माइनर को रिवार्ड के रूप में मिलते हैं। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये देखिए बिटकॉइन माइनिंग का एक मैंने मशीन दिखाया हुआ है, यहाँ पे बिटकॉइन माइन हो रहा है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप समझ ही गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब रिवार्ड का प्रोसेस क्या है, हल्विंग एंड रिवार्ड्स। हल्विंग मतलब नया कॉइन जनरेट होता है उसको बोलते हैं, और रिवार्ड में जो आपको मिल रहा है वो। हल्विंग का एक और मीनिंग है कि कमी आना। धीरे धीरे जो है
एक क्रिप्टो मीनिंग है इसका, ठीक है ना। धीरे धीरे क्या होगा कि बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो कम होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि बिटकॉइन की सप्लाई जीरो हो जाएगा, मतलब सारा का सारा 21 मिलियन जो कॉइन है वो ख़त्म हो जाएगा, जनरेट हो चुका होगा। तो उस कॉइन पे हल्विंग हो जाएगा, मतलब जो माइनर है उसको कुछ नहीं मिलेगा और उसका रिवार्ड आधा से कम या उससे भी कम होता चला जाएगा। तो उसे सिर्फ ट्रांजेक्शन फ़ी मिलेगा। तो यहाँ समझते हैं हल्विंग और ब्लॉक रिवार्ड्स के बारे में। ध्यान से देखिए, 2009 में, मैंने थोड़ा सा इधर बैक से फिगर लेके आपको समझाने का प्रयास किया हुआ है। 2009 में एक ब्लॉक अगर कोई माइनर सॉल्व करता था, ठीक है, 2009 साल की बात बता रहा हूँ, 2009 साल में अगर एक ब्लॉक कोई माइनर सॉल्व कर देता था तो उसको 50 बिटकॉइन रिवार्ड में मिलता था। सोचिए उस टाइम पे माइनिंग करते आप तो आज कहाँ होते, मतलब माइनिंग का एम पता नहीं था बहुत लोगों को, वरना आज माइनिंग किए होते तो किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती। क्रिप्टो ही दुनिया में सबसे आगे आने वाला है, यही फ्यूचर है करेंसी का, क्रिप्टो ही फ्यूचर है करेंसी का। तो ध्यान से देखिए, 2009 में एक ब्लॉक मतलब एक पेज का ट्रांजेक्शन अगर वेरीफाई कर देता था कोई माइनर तो उसको 50 BTC मिलते थे। हर 4 साल में रिवार्ड आधा हो जाता है, इसी को बोलते हैं हाल्विंग, कमी आना। हाल्विंग क्या बोलते हैं, हर एक 4 साल पे रिवार्ड क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। एक नियम टाइप का है जिसको आप अपने मन में बिठा लो कि हर एक 4 साल पे क्या होगा, रिवार्ड आधा हो जाएगा। तो टाइमलाइन देखिए, यहाँ पे आपके सामने मैंने टाइमलाइन दिखा रखा है। नियम क्या है कि हर एक 4 साल पर, ये नियम है, ठीक है ना, हर एक 4 साल पर रिवार्ड आधा हो जाएगा। तो ये टाइमलाइन क्या कहता है, टाइमलाइन कहता है कि 2009 में 50 BTC मिलता था, तो 2012 में 25 हो गया, 16 में कितना हो गया, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, 9 4 13 होगा, 13 4 17 होगा, 17 4 21, 21 4 25 ऐसे करके होगा। थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग इधर आ गया है भाइयों, इसको इग्नोर कीजिएगा। 2009 में 50 BTC था, 2013 में 25 हो जाएगा, 17 में 12.5 मिल रहा था, 21 में 6.25 BTC मिल रहा था। एक ब्लॉक सॉल्व करने की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे रिवार्डिंग सिस्टम क्या है मैं वो बता रहा हूँ, एक माइनर को रिवार्डिंग सिस्टम कैसे मिलता है वो मैं बता रहा हूँ। 2009 में 50 मिल रहा था, उसके बाद 2013 में 4 साल बाद 25 मिलने लगा, 17 में 4 साल बाद 12.5 BTC मिलने लगा, 21 में 6.25 BTC मिलने लगा और 25 में 3.125 BTC करेंट में मिलता है। एक ब्लॉक जो है सॉल्व करने का, ट्रांजेक्शन वेरीफाई करने का। अगर 2029 की बात किया जाए दोस्तों, 2029 की बात किया जाए तो ये और कम हो जाएगा, 3.125/4 करेंगे, जितना आएगा उतना मिलेगा, मतलब एक भी कॉइन नहीं मिलेगा। एस्टिमेट क्या है, एस्टिमेट क्या कहता है, मेरा कैलकुलेशन क्या कहता है कि 2140 तक 21 मिलियन बिटकॉइन कंप्लीट हो जाएगा। 2140 ईस्वी में, कब, 2140 ईस्वी में 21 मिलियन बिटकॉइन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद माइनर को क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन फ़ी मिलेगा। जो ट्रांजेक्शन करने का फ़ी है, अगर आप एक ब्लॉक को वेरीफाई करेंगे तो उस ब्लॉक में जितने ट्रांजेक्शन फ़ी आपको मिलना है वो फ़ी आपको मिलेगी, अदरवाइज आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ तक आप समझ गए क्योंकि ये स्थिति था। 2009 में अगर हम जुड़े होते इससे तो आज करोड़पति बने होते, क्योंकि 50 BTC मिल रहा था। 2025 में भी अगर माइनिंग कर रहे हैं आप या करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे भी फ़ायदा है, लॉस नहीं है। ट्रांजेक्शन फ़ी मिलेगी, प्लस एक ब्लॉक को आप क्लियर कर देंगे, एक ब्लॉक को क्लियर कर देंगे तो आपको 3.125 बिटकॉइन मिलेगा, 3.125 बिटकॉइन मिल जाएगा। तो बहुत बड़ा चीज़ है ना। अब आइए जानते हैं कि माइनिंग का प्रोसेस क्या है, माइनिंग होता कैसे है। हर एक चीज़ें बहुत ही गहराई के साथ देखना है, महसूस करना है और सीखना है। चलिए माइनिंग, इसलिए मैं एकदम आसान भाषा में लिखकर हर एक टॉपिक वाइज मैं देके और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। माइनिंग प्रोसेस कैसे होता है, माइनिंग का आखिर प्रोसेस कैसा होता है। तो पहले क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स एक ब्लॉक में कलेक्ट होते हैं। जैसे जितने भी सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सारे के सारे एक पेज में, जो कि डिजिटल रजिस्टर है, उसमें कलेक्ट हो जाते हैं। माइनर को एक मैथ्स पजल सॉल्व करना पड़ता है, प्रूफ ऑफ वर्क, उसे क्या बोलते हैं, प्रूफ और वर्क्स करते हैं। पहला स्टेप क्या है बाबू, पहला स्टेप है कि जितने भी सारे ट्रांजेक्शन्स हैं सब एक ब्लॉक में कलेक्ट हो जाते हैं। फिर एक प्रूफ ऑफ वर्क का काम होता है।
जो माइनर के द्वारा एक मैथमेटिकल मैकेनिज्म सॉल्व किया जाता है। मैं बताऊंगा कैसे क्या होता है। एक मैथ पजल से सॉल्व किया जाता है और उस पजल के द्वारा उसको प्रूफ दिया जाता है और एक स्पेशल नंबर ढूंढना होता है। वो स्पेशल नंबर नॉन्स बोलते हैं उसको, क्रिप्टो की भाषा में उसको बोलते हैं नॉन्स। एक पजल टाइप, जैसे आपने शॉर्टकट की भाषा में बताया सुडाकू उड़ाकू आपने खेला होगा, इस तरीके से 6 9 4 होगा, बाकी की चीज़ें लिखो करके। तो उस तरह का एक नंबर ढूंढना होता है और वो नंबर ढूंढने के साथ ही ये ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं जो यहाँ पे कलेक्ट हुए होते हैं वो वेरीफाई होते हैं और इसी को बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मैंने लिखा हुआ है कि जो माइनर पहले सही सोल्यूशन निकाले, अब वो पजल का जो पहले सही सोल्यूशन निकाल देता है उसका ब्लॉक चेन में ऐड हो जाता है। जैसे मान लीजिए ब्लॉक चेन मैंने क्या बताया रजिस्टर, लेकिन माइनर बहुत सारे वेरीफायर हैं। तो वेरीफायर सब अपना अपना पजल सॉल्व करेंगे और जिसका पजल पहले सॉल्व होगा उसका ब्लॉक चेन में ऐड हो जाएगा और उसी माइनर को रिवार्ड मिलते हैं। ये नहीं कि सबको बराबर बांट दिया, ऐसा नहीं, होड़ लगी है। जिसने पहले वेरिफिकेशन किया, जिसने पहले प्रूफ ऑफ वर्क किया, उसको ही सबसे पहले रिवार्ड मिलेगा। समझ गए आप? इसको दोबारा समझाने का प्रयास मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में मैंने लिखा है और समझाने का प्रयास किया है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक स्पेशल नंबर नॉन्स ढूंढना होता है और वो नॉन्स कैसे मिलेगा, जब वो पजल सॉल्व करेगा, जो पहले पजल सॉल्व करेगा उसका ब्लॉक चेन में ऐड हो जाएगा और उसी को रिवार्ड मिलेगा। देखिए माइनिंग प्रोसेस को मैंने फ़ोटो के द्वारा यहाँ समझाने का प्रयास किया है। अब कैसे होता है काम, माइनिंग प्रोसेस में होता कैसे है, मैं यहाँ हल्का सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर से ध्यान से देखिए। समवन सेंड बिटकॉइन टू ए फ्रेंड, किसी ने अपने दोस्त को बिटकॉइन भेज दिया। किसी ने अपने दोस्त को क्या किया, किसी ने अपने दोस्त को बिटकॉइन भेज दिया। उसके बाद वो दोस्त का जो बिटकॉइन है, द ट्रांजेक्शंस आर पैकेज्ड इनटू ए ब्लॉक, मतलब उसका जो बिटकॉइन है वो पैकेजिंग हो करके एक ब्लॉक में कलेक्ट हो गया। मैंने पहले ही बताया ना, जो ट्रांजेक्शन होगा वो कहाँ कलेक्ट होगा, वो ब्लॉक में कलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ब्लॉक में कलेक्ट हो गया। कलेक्ट होने के बाद द ब्लॉक इज सेंड टू ए नेटवर्क नोड्स, जो भी नेटवर्क है जिस पर ये ट्रांजेक्शन संभव हो रही है, जिससे जुड़े हुए हैं, उस नेटवर्क को ये जो है ब्लॉक जो है वो चला जाता है। ठीक है। द बिटकॉइन इज रिसीव्ड, अब जो नेटवर्क है वहाँ पे बिटकॉइन जहाँ वो भेजता है, ये जो है फ्रेंड ने अपने दोस्त को, जिस फ्रेंड को भेजता है वहाँ पे ये बिटकॉइन रिसीव हो जाता है। लेकिन ये जो द ब्लॉक इज देन चेंज्ड इनटू प्रीवियस ब्लॉक, ये पहले ब्लॉक और इस ब्लॉक के साथ चेंज्ड होता है, पूरा जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। और जो आखिरी प्रोसेस है, द नोड वैलिडेशन द ट्रांजेक्शंस, फिर क्या होता है, नोड मतलब जो माइनर होता है, नोड जो माइनर होता है वो ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करता है। अभी फिर से समझने का प्रयास कीजिए, मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से इसकी समझ हो जाए। कोई अपना एक BTC अपने दोस्त को सेंड करता है। ट्रांजेक्शन क्या होता है, पैकेज होता है और पैकेज होने के बाद नोड को जाता है, नोड ब्लॉकचेन के रूप में नोड को जाता है। नोड मतलब माइनर को जाता है। माइनर उसको प्रूफ और वर्क देता है और वर्क होने के बाद वो कहाँ जाता है, बिटकॉइन उस दोस्त को रिसीव होता है और फिर जो ब्लॉकचेन है वो दोनों से जुड़ा हुआ रहता है, जिसकी वेरीफाई कौन करता है, माइनर करता है, जो माइन करता है और पजल सॉल्व करके POW प्रूफ और वर्क देता है, जिसे ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। मैंने पूरा कोशिश किया है आपको समझाने का, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगला प्रोसेस जिसकी मैंने थोड़ी सी जिक्र की ऊपर में, प्रूफ ऑफ वर्क POW, ये होता क्या है, ये वही पजल होता है जो पजल में ट्रांजेक्शन, मैथमेटिकल ट्रांजेक्शन बताया ना। देखिए इसके बारे में मैंने शॉर्टकट में लिखा है कि प्रूफ ऑफ वर्क एक सिस्टम है जिसमें कंप्यूटर को टफ कैलकुलेशन करनी पड़ती है। पजल टेस्ट लाइक पजल टेस्ट, जो पहले पजल टेस्ट करेगा उसी का ब्लॉकचेन उसमें ऐड होगा, ब्लॉकचेन में ऐड होगा और उसी को रिवार्ड मिलते हैं। सॉल्व करना टफ होता है, चेक करना इजी होता है। बिल्कुल, अगर एक बार सॉल्व हो गया तो उसको आसानी से चेक किया जा सकता है कि ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हुआ कि नहीं। अच्छा, पर्पस क्या है इसका, पर्पस, ये सब करने का पर्पस क्या है, POW का आखिर पर्पस क्या है,
तो POW का पर्पस है कि फ्रॉड ट्रांजेक्शन कभी ना हो पाए, फ्रॉड ट्रांजेक्शन को रोका जा सके, ब्लॉकचेन को सिक्योर रखा जा सके। और फ्रॉड ट्रांजेक्शन तभी रोका जाएगा जब ब्लॉकचेन को सिक्योर रखा जाएगा। अगर ब्लॉकचेन ही सिक्योर नहीं रहेगा तो फ्रॉड को रोका नहीं जा सकता है। इस प्रोसेस को भी मैंने थोड़ा सा सिंपल वे में फ़ोटो के ज़रिए समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए माइनर है, ठीक है, ये माइनर है। अब इसका काम कैसे कैसे है मैं आपको बताता हूँ। माइनर क्या करता है, माइनर ब्लॉक को लेता है, ठीक है, और उसका पजल जो है, ब्लॉक का पजल जो है उसको सॉल्व करता है। सॉल्व करने के बाद प्रूफ ऑफ वर्क हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वो पजल सॉल्व करेगा उसको एक नॉन्स नंबर मिलेगा और उस नॉन्स नंबर को चेक करके वो प्रूफ ऑफ वर्क कर देगा। फिर ये न्यू ब्लॉक जो है वो ब्रॉडकास्ट होगा नेटवर्क पर, मतलब चैन में ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे माइनर फिर इसको वेरिफिकेशन करेगा। इधर ही पजल सॉल्व कर दिया है, लेकिन उसे जो नॉन्स मिलेगा, जो नंबर मिलेगा उसके थ्रू यहाँ पे अप्रूव कर देगा। अप्रूव होने के बाद यहाँ पे प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। समझ गए आप? नहीं समझे? फिर से एक बार समझा देता हूँ। वीडियो लंबी जाएगी उसकी मुझे परवाह नहीं है, मुझे बस ये क्लियर कर लेना है कि आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, वो भी पूरे तरीके से। अब देखिए प्रोसेस मैंने यहाँ से शुरू किया, तो प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट ओवर प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जाता है। ये दो चीज़ें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसलिए मैं इतना नज़दीक तक नहीं गया। मैं आपको सॉल्व कराने के लिए फिर से बता देता हूँ। प्रोसेस शुरू होता है। अब प्रोसेस कैसे शुरू हो जाता है, एक ट्रांजेक्शन से। तो एक ट्रांजेक्शन हो गया, उसके बाद एक ब्लॉक के रूप में पैकेजिंग हो करके और माइनर के पास जाता है। माइनर के पास ब्लॉक आ गया, फिर माइनर ने ब्लॉक का जो पजल है उसको सॉल्व किया, उसको प्रूफ ऑफ वर्क किया। वर्क करने के बाद उसने पजल सॉल्व किया, उसको नॉन्स नंबर मिल गए, एक नंबर मिल गए, जिसके थ्रू उसने वेरीफाई कर दिया। और वेरीफाई होने के बाद ये जो ब्लॉक है वो नेटवर्क के चैन में ऐड हो जाता है और पेमेंट अप्रूव हो जाता है। और ये अप्रूव कौन करता है, ये अप्रूव करता है माइनर। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि प्रूफ ऑफ वर्क कैसे काम करता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है अगर आप ये वीडियो को बैक करके या थोड़ा देर रुक के देखेंगे तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा कैसे क्या प्रोसेस होता है, क्या फ़ायदा है, माइनर को क्या मिलता है। अच्छा, माइनिंग हार्डवेयर कैसे बदला। पहले जो माइनिंग होता था ना, स्टार्टिंग में मामूली कंप्यूटर भी माइनिंग कर लेता था बिटकॉइन का, या फिर जो भी क्रिप्टो करेंसी है उसका माइनिंग कर लेता था। लेकिन समय बदली और माइनिंग थोड़ा हार्ड होता गया। जैसे कि मैं बताया ना, जैसे ऊपर रूल में मैंने दिखाया भी है, नियम भी बता चुका हूँ आपको कि हर एक 4 साल पे जो माइनिंग का पावर है वो आधा हो जाएगा। माइनिंग का पावर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जो भी माइनिंग करेंसी मिल रही है बिटकॉइन, जैसे कि बिटकॉइन की बात की जाए तो आधी हो जाएगी। जैसे 2009 में 50 मिल रहा था, 13 में 25 हो गया, 17 में 12.5 हो गया, उसके बाद 6 ऐसे करके कम होते गया। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, ध्यान दीजिए। 2009 में नॉर्मल कंप्यूटर जो है, CPU जो है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मामूली सा भी वो माइनिंग करता था। फिर थोड़ा सा टफ हुआ और 10 से 12 के बीच में ग्राफिक कार्ड्स का यूज होने लगा। ये थोड़ा सा टफ हुआ 10 से 12 के बीच में और ग्राफिक कार्ड्स का यूज होने लगा। ठीक है, 13 से लेकर अब तक ASIC मशीन का यूज होता है। अब ASIC मशीन सिर्फ माइनिंग के लिए बनाए गए चिप्स, मतलब ऐसे कंप्यूटर जो सिर्फ और सिर्फ माइनिंग के लिए बनाए जा रहे हैं, ठीक है, वो ASIC मशीन्स कहलाते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ माइनिंग के लिए बनाए जाते हैं ये कंप्यूटर जो हैं। अब ASIC होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ASIC इसका फुल फॉर्म होता है बेटा एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जिससे सिर्फ और सिर्फ केवल माइनिंग हो सके। जैसे कि मैंने यहाँ बताया ना, कब से हो रहा है ये, 2013 से ASIC मशीन्स सिर्फ माइनिंग के लिए बनाए गए चिप्स।
आज के टाइम में सिर्फ ASI से ही प्रॉफिटेबल माइनिंग पॉसिबल है। अगर आप माइनिंग करते हैं तो आपको ASIC मशीन मतलब एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट ही लेना पड़ेगा। एक चिप्स होते हैं, छोटे छोटे चिप्स होते हैं, और ये चिप्स जो है ICs जो हैं, ICs इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं, वो सिर्फ और सिर्फ माइनिंग के लिए बनाए गए हैं। अब यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो के थ्रू दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से ये सदी बढ़ती गई, बदलती गई। टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। पहले 2009 में CPU के थ्रू होता था, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट के थ्रू ये माइनिंग होता था, जो इस तरह का दिखता था। ठीक है, ये है GPU, ग्राफिक कार्ड्स है। ये कब 2010 से 12 के बीच में ग्राफिक कार्ड्स का यूज होगा, और इसका अभी दिखा रहा है जो कि अभी हायर टेक्नोलॉजी है, FPGA का अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि FPGA का मैं हल्का सा जिक्र कर देता हूँ, तब तक ASIC जान लीजिए आप। ASIC क्या है बेटा? एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसका यूज 2013 से अब तक प्रॉफिटेबल माइनिंग के लिए लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ASIC का। तो ये जो काल क्रम का जो विकास क्रम है, ये मैंने आपके सामने रख दिया। FPGA क्या है, इसके बारे में भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो देखिए, FPGA जो होता है बेटा, FPGA का फुल फॉर्म होता है, FPGA का फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे। इसका क्या मेन रोल होता है? ये क्या करता है, जैसे ये जो है एक एक ब्लॉक को एक बार में सेटल करता है, वेरीफाई करता है, लेकिन ये क्या है, कस्टमाइजेबल है, जो अपने हिसाब से कई ब्लॉक्स को ब्लॉक चेन में ऐड कर देता है। इसके बारे में आप इतना समझिए कि इट इज़ एन इंटीग्रेटेड सर्किट दैट कैन बी प्रोग्राम्ड बाय ए यूजर टू परफॉर्म ए कस्टमाइज फंक्शन आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, अलाउइंग फॉर हार्डवेयर रिकन्फिगरेबिलिटी इन द फील्ड। मतलब अपने हिसाब से ये बदल लेगा, अपना आइडिया चेंज कर लेगा। FPGAs are used because they offer high performance, real time flexibility and low latency for demanding application like digital signal processing and telecommunications। मतलब जो लक्ष्य हैं, जो बग्स आते हैं ये माइनिंग करने के थ्रू, ये खुद ही सॉल्व करेगा। तो इसका विकास भी हो चुका है, बट इसको अभी बहुत ही कम पैमाने पे यूज किया जाता है। FPGA का मैं नाम आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। FPGA का फुल फॉर्म होता है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे, ठीक है ना, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे। ये सबसे लेटेस्ट तकनीक है माइनिंग का, लेकिन इसका उपयोग अभी नहीं हो रहा है। अभी हमारे पास ASIC ही यूज हो रहा है। ये बहुत ही लो लेवल पे, अब बहुत ही कम फार्म्स के द्वारा इसका यूज होता है, क्योंकि काफ़ी महंगा है और ये बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है अभी। तो सबसे ज़्यादा रूप से उपलब्ध चीज़ें हैं ASIC, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, अब चलिए माइनिंग फार्म्स के बारे में जानते हैं। माइनिंग फार्म्स क्या है? तो माइनिंग फार्म्स के बारे में मैंने लिखा हुआ है कि माइनिंग फार्म्स एक बड़ा वेयर हाउस है जिसमें हजारों ASIC एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट मशीन्स लगती हैं। बहुत बड़ा कंटेनर में बड़े बड़े लगे होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा कंटेनर में बहुत सारे ASIC चिप्स लगे हुए हैं जहाँ पे माइनिंग का काम चल रहा है। फिर क्या है, मशीन्स 24/7 जो है चलती रहती हैं, रुकती नहीं है, बंद नहीं होती, इसलिए बिजली का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है। नीचे मैंने लिखा भी है कि बहुत ज़्यादा बिजली लगती है। समझ लेना आप, ये बहुत ही लो लैंग्वेज है, तो इतना मैं बढ़ा चढ़ा के बोलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप इसे समझ ही जाएंगे। कूलिंग सिस्टम ज़रूरी है। अब कोई भी मशीन 24/7 चलेगा तो उसको कूलिंग तो चाहिए, क्योंकि गर्म होगी तो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा। ASI मशीन्स चल जाएंगे, सर्किट्स चल जाएंगे। तो उसको कम करने के लिए कूलिंग मशीन्स लगाए जाते हैं, ACs लगाई जाती है, और उस ACs में भी बहुत सारे बिजली की खपत होती है, क्योंकि मशीन गर्म हो जाती है। कंट्रीज़ जहाँ बिजली सस्ती हैं, जैसे चाइना में, USA में, कजाकिस्तान में, रशिया में, वहाँ बड़े फार्म्स होते हैं। लोग क्या चाहते हैं कि जहाँ पे बिजली सस्ता हो, क्योंकि अभी क्या है ना कि मान लीजिए आप 40,000 रुपये कमाते हैं माइनिंग कर करके, और 50,000 का आपका बिजली का बिल आ जाता है, तो आप क्या कमाएंगे? कोई प्रॉफिट होगा? तो लोग ये फार्म्स ऐसी जगह पे लगाते हैं जिस कंट्री में बिजली का बिल जो है सस्ता है, बिजली आसानी से उपलब्ध है और हर समय उपलब्ध है।
अब चैलेंजेस क्या क्या हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, तो कुछ चीज़ें नीचे भी हैं अभी जिसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो वो भी ख़त्म कर देते हैं देख के। तो घबराना नहीं है, जाइएगा मत छोड़ के, सेशन को कंप्लीट कीजिए। माइनिंग के चैलेंजेस क्या हैं? बिजली का बिल बहुत हाई होता है क्योंकि 24 घंटा मशीन चलती रहती हैं और मशीन 24/7 चलेंगी, उनके कूलिंग में खर्चे हैं, फिर जो ASIC मशीन्स लगे हुए हैं, चिप्स लगे हुए हैं, उनको चलाने में खर्चे हैं, स्टाफ मेंटेनेंस, सारे खर्चे हैं। क्या लिखा हुआ है? हार्डवेयर महंगा और जल्दी आउटडेटेड हो जाता है। इसका हार्डवेयर काफ़ी महंगा है, जैसे मैंने FPGA का बात बताया, FPGA फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे का नाम बताया, FPGA का नाम बताया, फिर है ASIC। तो इसके जो चीज़ें हैं, जो पार्ट्स आते हैं वो बहुत ही महंगे आते हैं और बहुत ही जल्दी आउटडेटेड हो जाता है, तुरंत नया कुछ फंक्शन आ जाता है। माइनिंग डिफ़िकल्टी हर 2 वीक में एडजस्ट होती है और टफ होती जा रही है। मतलब जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे कंपटीशन, इसमें भी 1-2 लोग माइनिंग नहीं कर रहे हैं ना, पजल को सॉल्व करने वाले बहुत हैं, बहुत माइनर हो गए हैं, इसलिए इसके में कंपटीशन बढ़ रहा है, डिफ़िकल्टीज बढ़ रही है। 2 वीक में जो है एडजस्ट होना मुश्किल हो रहा है, टफ पे टफ होती जा रही है, तो इसीलिए ये सारी चैलेंजेस हैं। फिर क्या है, हर 4 साल में रिवार्ड हाफ होता है, हाल्विंग बोलते हैं इसका, हाल्विंग, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाल्विंग, कमी आना। हर एक 4 साल पर रिवार्ड का आधा होना क्या बोला जाता है? उसको हाल्विंग बोलते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हर एक 4 साल पर रिवार्ड आधा हो जाएगा। तो ये दिन प्रतिदिन जो है इसमें कमाई धीमी होती जाएगी क्रिप्टो माइनिंग में। अभी आगे की चीज़ें देखते हैं। ये फ्यूचर तक बहुत ज़्यादा दिन तक चलने वाला बिजनेस नहीं है कि अभी बहुत ज़्यादा कमा रहे थे। अब जैसे कि मैंने बताया कि 2009 में 50 BTC मिलते थे, लेकिन वहीं अभी 2025 में 3.125 मिल रहा है, तो कितना अंतर है ना, तो उतना प्रॉफिटेबल नहीं है। धीरे धीरे इसका एकदम जीरो हो जाएगा BTC का मिलना। जब BTC का मेरा जितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो जो ट्रांजेक्शन फ़ीस हैं उस पे काम करना किसी भी माइनर के लिए बहुत ही लॉसेबल हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं फ्यूचर में इसके, मतलब फ्यूचर मुझे नहीं दिख रहा है इसमें। माइनिंग से इनकम कैसी होती है, मैंने ऊपर भी आपको चीज़ें दिखाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इनकम 2 तरीके से होती है। ब्लॉकचेन रिवार्ड मिलता है, जैसे एक ब्लॉक अगर ब्लॉकचेन में ऐड कर देता है अगर कोई माइनर, तो उसे 1 BTC मिलता है, 1 क्रिप्टो करेंसी उसको मिल जाता है। तो ये तो उस नया जो बिटकॉइन उसको मिला वो उसका रिवार्ड हो गया। अब प्लस में ट्रांजेक्शन फ़ी, मतलब मैंने 1 BTC अपने दोस्त को भेजा, तो मैं जैसे ट्रांजेक्शन फ़ी कुछ चार्ज किया जाता है, तो वो ट्रांजेक्शन फ़ी उसका प्रॉफिट हो जाता है। तो ये 2 चीज़ें जो है उसका प्रॉफिट हो जाता है। और ये ब्लॉकचेन रिवार्ड जो नया बिटकॉइन कैसे बनता है, जब एक ब्लॉक को एक ब्लॉकचेन पर ऐड किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है 1 BTC जनरेट कर देता है। यहाँ कोई आदमी नहीं बैठा हुआ है BTC जनरेट करने के लिए। और ये जो 1 BTC ब्लॉकचेन में ब्लॉक ऐड करने के बाद जो मिलता है, वो सीधे जो माइनर है उसके वैलेट में आ जाता है। माइनर के वैलेट में क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ तक तो आपको मैंने पहले ही समझा रखा है, मैंने दोबारा यहाँ समझाया। लेकिन प्रॉफिट तभी होगा, यहाँ मैंने एक कॉस यूज किया है क्वेश्चन मार्क के तौर पर, प्रॉफिट कभी होगा जब बिटकॉइन का प्राइस हाई हो, है अभी 94 लाख के करीब है या उससे भी ज़्यादा। अच्छा, बिजली का बिल कम हो, ऐसा नहीं कि 1 बिटकॉइन कमाए पूरे महीने में और 95 लाख सिर्फ और सिर्फ बिजली का बिल हो गया, तो इसमें है। या फिर हार्डवेयर सही चले, हार्डवेयर भी तो ख़राब होते हैं ना। तो मान लीजिए 95 लाख बिजली बिल हो गया, 5 लाख का और हार्डवेयर लग गया, तो आपको 1 लाख रुपये नुकसान, 1 लाख रुपये आप उसमें लगा दिए और 94 लाख का कमाई हुआ, 6 लाख का लॉस हो गया। तो ऐसा नहीं हो, प्रॉफिट तभी होगा जब बिटकॉइन का वैल्यू हाई होगा, बिजली का बिल कम आएगा, हार्डवेयर सही से चलेंगे और आउटडेटेड जल्दी नहीं होंगे, ख़राब जल्दी नहीं होंगे, फिर जाके आपको प्रॉफिट होगा। ये 3 चीज़ें हैं जो इसकी मैंने चर्चा की। ब्लॉक रिवार्ड, नया रिवार्ड जनरेट होता है, ट्रांजेक्शन फ़ी, ये 2 रूप में रिवार्ड उसको मिलता है। और फ्यूचर ऑफ माइनिंग पे बात करेंगे थोड़ा सा कि क्या माइनिंग बिजनेस का फ्यूचर है। तो ये बहुत बड़ा ही टॉपिक है आजकल के ज़माने में, क्योंकि माइनिंग की तरफ पूरी की पूरी जो नई सदी है उसके बहुत सारे लोग इस बिज़नेस को प्रॉफिटेबल मानकर बढ़ रहे हैं। तो क्या इसमें फ्यूचर है, तो मैंने कुछ बताया हुआ है। देखिए, बिटकॉइन सप्लाई लिमिट टोटल है 21 मिलियन कॉइन्स, जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया है। ईयर 2140 के आसपास सारे के सारे बिटकॉइन मिलने हो जाएंगे। मतलब जितने भी 21 मिलियन का जो सप्लाई है, ये सप्लाई पूरा हो जाएगा। मतलब लिमिटेड सप्लाई है और ये सप्लाई पूरा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि न्यू बिटकॉइन जनरेट नहीं होगा,
न्यू बीटीसी का जो कॉइन है वो माइनर को ब्लॉक चेन में ऐड करने पे वो तो जनरेट नहीं होगा, और जब वो जनरेट नहीं होगा तो इस कॉइन में, इस केस में क्या होगा कि उसके बाद माइनर को सिर्फ ट्रांजेक्शन फ़ी मिलेगी, बिटकॉइन मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन में ही मेन प्रॉफिट है। और ट्रांजेक्शन फ़ी जब मिलेगी तो इसमें क्या होगा कि ट्रांजेक्शन फ़ी से बिजली का बिल जो आ रहा है बहुत ज़्यादा आएगा, उसका भरपाई नहीं हो पाएगा। मेंटेनेंस, स्टाफ मेंटेनेंस, देख रख रखाव करने वाला स्टाफ है, उसका भरपाई नहीं हो पाएगा। प्लस में अगर कोई मशीनरी जो है ASIC, जैसे कि मैंने बताया है ना आपको कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट जो है, इस तरह का चीज़ें है, FPGA फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे, तो इसके जो पार्ट्स हैं इतने महंगे हैं कि वो यूज करके और माइन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मतलब माइनिंग और टफ होती जाएगी, और टफ और कॉस्टली होती जाएगी। तो मेरे हिसाब से माइनिंग के रास्ते में फ्यूचर उतना नहीं है। मैंने एक हल्का सा उदाहरण आप लोगों के सामने रखा BTC को, और उसका उदाहरण देखा। देखिए माइनिंग करने वाला स्टेशन है, फार्म्स है, जहाँ पे बहुत सारे ASIC लगे हुए हैं छोटे छोटे कॉर्नर में, और इसका रख रखाव जो भी है सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। अभी हम लविश चौधरी के बारे में भी बात करेंगे, उनका जो फार्म है उसके बारे में भी बात करेंगे, वो BTC इथेरियम। तो वहाँ पे भी मैंने बताया ना कि ये फ्यूचर नहीं है। मतलब अगर इस हिसाब से चला जाए तो अगर हम समझ रहे हैं कि बहुत सारे पैसे कमा लेंगे हम, तो इसका फ्यूचर नहीं है। धीरे धीरे जो माइनिंग का जो है कॉस्ट वो हाई होता जाएगा और टफ होता जाएगा, तो प्रॉफिट कम मिलेंगे, तो हमारा प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस लाइन में फ्यूचर उतना नहीं है। आगे देखते हैं पूरे सेशन का कंक्लूजन क्या निकला, उस पर बात करते हैं। पूरे सेशन का कंक्लूजन ये है बेटा कि माइनिंग जो है, वो ब्लॉकचेन की जो है बैकबोन है। जैसे कि मैंने बताया ना आपको, माइनिंग का रोल क्या है। माइनिंग का रोल है जैसे बैंक का रोल जो अभी करेंसी में है। जैसे हमारा रुपया जो है, इंडियन रुपया में जो रिजर्व बैंक का जो रोल है, या किसी बैंक का रोल है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है, वैसे ही जो मेन बैकबोन का काम करती है, कंट्रोल करती है, वैसे ही माइनिंग जो है और माइनर जो है वो क्रिप्टो करेंसी के बैकबोन है, क्योंकि वही उसको वेरीफाई करते हैं। सब कोई माइनर है अगर देखा जाए तो, सब कोई वेरीफायर है, सब वेरिफिकेशन करते हैं। तो इस तरीके से कोई एक आदमी या कोई एक संस्था पे क्रिप्टो करेंसी बेस्ड नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है। फिर आगे की चीज़ें में मैंने बताया हुआ है, अभी देखते हैं आगे की चीज़ें भी समझने का प्रयास करते हैं। घबराइए मतलब तो ख़त्म हो गया पूरा का पूरा। इतना देर बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ा सा है, समझा के ख़त्म करते हैं। सिक्योर एंड फ्रॉड फ्री सिस्टम बनती है क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है। माइनिंग में सिक्योर और फ्रॉड फ्री बनता है कि डिसेंट्रलाइज्ड है, और ब्लॉक चेन में ऐड होने के बाद उस ब्लॉक को चेंज करना नामुमकिन जैसा चीज़ है। तो इसलिए बहुत ही फ्रॉड फ्री सिस्टम है और सिक्योर है, हाईली सिक्योर है। लेकिन माइनिंग के लिए हाई इन्वेस्टमेंट बिजली मेंटेनेंस चाहिए। मैंने कि पहले अभी आपको ऊपर बता रखा है, पार्ट्स भी बहुत महंगे आते हैं। ये एक रिस्की बट रिवार्डिंग बिजनेस है। अगर आप बहुत बढ़िया और पूरे दिल से इसमें लग जाते हैं तो इसमें फ्यूचर भी है। लेकिन क्या है ना कि हर एक 4 साल पे कॉस्ट बढ़ जाएगा और रिवार्ड कम हो जाएगा। तो कोई भी बिजनेस आदमी करेगा तो फ्यूचर बढ़ेगा, तो उसको भी चाहिए कि उसके मतलब रिवार्ड में या उसकी कमाई में वृद्धि हो। तो यहाँ उल्टा होगा, कमाई कम होती जाएगी और जो कॉस्ट होगा वो कॉस्ट बढ़ता जाएगा। तो इसके हिसाब से आपको ये डिसाइड कर लेना है कि माइनिंग का बिजनेस आपके लिए परफेक्ट है या नहीं। अब बात करते हैं ओमान में बन रहे हमारे लविश चौधरी साहब का माइनिंग फार्म्स। तो वो फार्म्स भी इसी के आधार पे काम करेगा। अगर एक ब्लॉक को ब्लॉक चेन में ऐड कर देता है तो उसे 3.125 BTC मिलेगा। उस BTC को वो जो कि माइनर के फार्म्स के बैलेट में आ जाएगा, प्लस में जो ट्रांजेक्शन फ़ी मिलेंगे वो सारी चीज़ें मिलेंगे। और जो हम इनको पैकेज एक्टिवेट करने के चार्जेस दे रहे हैं, वो चार्जेस से बिजली का बिल, मेंटेनेंस, पार्ट्स,
जो भी ASIC वगैरह मशीनी पार्ट्स हैं वो सब खरीदने के काम आएंगे या फिर उसके मेंटेनेंस के काम आएंगे, और उसके बदले में हमें प्रॉफिट मिलेगा और वो प्रॉफिट 7.5% होगा। लेकिन ये बिजनेस जैसा कि मैंने बताया है फ्यूचर में इसका प्रॉफिट कम होता जाएगा, क्योंकि रिवार्ड आधा हो जाएगा, हर एक 4 साल पर रिवार्ड क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और इस तरह जाते जाते रिवार्ड मिलना, न्यू बिटकॉइन मिलना जीरो हो जाएगा। और जब न्यू बिटकॉइन मिलना जीरो हो जाएगा तो सिर्फ ट्रांजेक्शन फ़ी से काम चलाना पड़ेगा, और ट्रांजेक्शन फ़ी कितना भी हाई हो उतना प्रॉफिट नहीं देगा जितना कि एक बिटकॉइन माइन होने से प्रॉफिट दे देगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसका जो फ्यूचर है वो लिमिटेड है, चलेगा, ऐसा नहीं कि तुरंत ख़त्म हो जाएगा। 15 साल 10 साल 15 साल तो आसानी से चलेगा ही, अच्छी सी कमाई होगी ही होगी। अगर 15 साल तक के आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो इसके साथ आगे बढ़िए। उम्मीद है आप लोग अच्छे से बिटकॉइन माइनिंग के बारे में, कैसे माइन करेगा, क्या प्रोसेस है, आप समझ गए होंगे। और भी कोई डाउट या कुछ समस्या है आप लोगों के सामने जो आपको समझ में नहीं आया इतना बताने के बावजूद भी, तो आप उसे कमेंट कीजिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक आइएगा, यही अच्छी चीज़ है, पूरी की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो इस तरह इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये मेरा सेशन और मेरा PPT अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे को मोटिवेट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।